गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको ऑन टाइम मिल सके। तो एज यू ऑल नो कि थ्योरी गुरु क्या है। थ्योरी गुरु कॉमर्स के लिए बनाया गया चैनल है जिसपे बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है बिजनेस लॉ, इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। देखो मैंने हाईलाइट करा ना, इंपॉर्टेंट, इट लुक्स गुड, है ना। तो ये हमारा आ गया बच्चे पार्ट 11, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हम चैप्टर कर रहे हैं। उसमें आज हम करेंगे रूल्स एज रिगार्ड्स पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स एज रिगार्ड्स पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो ये जो एक्ट है इसमें नंबर ऑफ रूल्स हैं जो कि सेक्शन 20 से लेके 24 में कवर किए गए हैं। सेक्शन 20 to 24, ठीक है। और उसमें ये बताया गया है कि व्हेन प्रॉपर्टी विल पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो सबसे पहला सेक्शन हम करेंगे सेक्शन 20, नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, कि सेलर ने कब प्रॉपर्टी पास करनी है। जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स की और वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, ठीक है। तो कहते प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर इन केस द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो सेलर है वो बायर को प्रॉपर्टी दे सकता है अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं अंडर सेक्शन 20। पहली बात, जो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। दूसरी बात, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस चीज के लिए है, स्पेसिफिक गुड्स के लिए। स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस को देखिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली, ठीक है। एंड द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरेबल स्टेट होता है कि वो डिलीवर करने की कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल रेडी टू डिस्पैच है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सच अ स्टेट that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। मतलब बिल्कुल रेडी पड़े हैं, बायर किसी चीज के रिगार्डिंग मना नहीं कर सकता और उसको वो डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, मतलब रेडी पड़े हैं डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है। बी ने ए को बोला कि तू अपना हॉर्स मुझे दे दे 1 मंथ क्रेडिट के ऊपर 1000, मतलब जो 1000 में तुझे पे करूंगा 1 महीने के क्रेडिट पे करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही ए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, हॉर्स किसका हो जाएगा, बी का। मतलब हॉर्स बिल्कुल रेडी है, डिलीवर करने की स्टेट में है, ठीक है। और बी ने ए को ऑफर करा, ए जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट करेगा, हॉर्स बिकम बीज प्रॉपर्टी एज सुन एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय ए। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। सेकेंड है हमारे पास सेक्शन 21, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट। है तो स्पेसिफिक गुड्स लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो ये रूल क्या कहता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स विल नॉट पास अनलेस समथिंग इज डन इन ऑर्डर टू पुट द गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कि जब तक सेलर वो काम नहीं कर देता जो कि जरूरी है उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। अब ये समथिंग क्या हो सकता है, समथिंग जैसे कि उसने किसी से गुड्स कलेक्ट करने हैं अभी, ठीक है, या फिर उसने मान लो ट्रीज की एग्जांपल ले लो, ग्रास की एग्जांपल ले लो, अभी उसने कट करनी है फ्रॉम द लैंड, स्वेयर करनी है तो हो सकता है, या अभी उसकी पैकिंग करनी है या लोडिंग करनी है, मतलब उसको डिलीवरेबल बनाने के लिए जो भी चीज पेंडिंग है उसको यहाँ पे बोला गया समथिंग। तो कहते हैं जब तक वो समथिंग एक्ट कर नहीं देगा तब तक वो गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखो, ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है। अब ए ने बी को अपनी एक मशीन बेची है जिसका वेट है 30 टन, और वो मशीन एम्बेडेड इन अ कंक्रीट फ्लोर है, मतलब एक बहुत हार्ड फ्लोर के ऊपर वो एम्बेड करी हुई है, उसके अंदर उन्होंने फिक्स करी हुई थी, ठीक है। अब हुआ क्या, A part of the machine was destroyed while being removed। अब जब उसको कंक्रीट फ्लोर में से निकाल रहे थे उसका पार्ट भैया क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब बायर क्या कहता है कि मैंने तो नहीं मशीन लेनी, कहता उसको आप जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं करोगे जो भी उसका पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है या तो उसको ठीक कराओ या मेरी मशीन रिप्लेस करो। तो मतलब ये क्या है कि जब तक गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब तक सेलर उसको बायर को डिलीवर
नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारे पास, इजी है ना, इंटरेस्टिंग भी है, मैंने बनाया है इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ सेक्शन 22, व्हेन गुड्स हैव टू बी मेजर्ड टेस्टेड एटसेट्रा। अब कहते हैं जब गुड्स या तो मेजर करने हैं या टेस्ट करने हैं। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि गुड्स हैं तो बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में रेडी पड़े हैं, बट सम एक्ट रिक्वायर्स टू बी डन बाय द सेलर फॉर एसर्टेनिंग द प्राइस। अब मतलब जब तक वो एक्ट नहीं ना करेगा सेलर, वो प्राइस एसर्टेन नहीं कर सकता। जैसे उसकी वेइंग करना या मेजरिंग करना। जैसे कपड़ा है, रेडी पड़ा है डिलीवर करने के लिए भाई, लेकिन मेरे को कितने मीटर चाहिए पर मीटर, मतलब वो प्राइस कैसे करेगा, मुझे पूरा थान दे दो, पर थान में कितने मीटर कपड़ा है पहले नापेगा ना, थान तो नहीं पकड़ा के दे देगा उठा के। ठीक है, तो यहाँ तो उसने मेजर करना है या वे करना है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें सारे टॉपिक में। ए सेलर है वेगन ऑफ हे का। वेगन ऑफ हे होता है जो चारा नहीं खाते एनिमल्स, वो उसका पूरा ढेर पड़ा है वहां पे, और ए उसका ऑनर है। बी कहता है कि मुझे ये सेल कर दो, सारा का सारा ढेर जो आपके पास वेगन ऑफ हे का पड़ा है वो मुझे सेल कर दो। अब ये डील कितने में हुई? ए कहता है कि मैं तेरे को 1000 रुपीज पर टन दूंगा, 1000 रुपीज पर टन। अब देखो, पार्ट इज वेड एंड डिलीवर टू बी, कुछ हिस्सा तो वे करा, मतलब उन्होंने उसकी वेइंग करी और वो डिलीवर कर दिया बी को। लेकिन भैया जब तक जो रेजिड्यू बचा हुआ है उसकी ओनरशिप थोड़े ना ट्रांसफर होगी बी को, जब तक कि हम उसकी वेइंग नहीं कर लेते कि वो है कितना। क्योंकि 1000 रुपीज पर टन पे डील हुई है, तो जितना उन्होंने नापा उतना तो दे दिया, उसका ऑनर बी बन गया। लेकिन अभी जिसकी वेइंग ही नहीं हुई, पेंडिंग चल रही है, तब तक बी उसका ऑनर नहीं बन सकता और ना ही उसको डिलीवर किया जा सकता है। क्लियर? वेरी गुड, बड़ी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो आप लोग आज तो। नाउ सेक्शन 23, unascertained goods and its appropriation. When the goods are unconditionally appropriated to the contract by the seller with the assent of the buyer. Confused? ऊपर से निकल गया। चलो ध्यान से सुनो। अब कहते हैं जहां पे गुड्स अनकंडीशनली सेलर ने अप्रोप्रिएट किए विद द असेंट ऑफ द बायर, बायर ने उसकी हामी भरी कि हाँ ठीक है। और क्लियर करते हैं, वाइसा वर्सा का मतलब है जहां पे बायर ने अप्रोप्रिएट किए बट विद द असेंट ऑफ द सेलर। तो एप्रोप्रिएशन ज्यादातर तो सेलर करता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि उसको एप्रोप्रिएटली बॉक्स में डाल देना, गनी बैग्स में डाल देना, फ्लूइड है तो बॉटल्स में फिल कर देना, कोई भी सूटेबल कंटेनर में डाल देना। ठीक है, सो द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स बाय वन पार्टी एंड एडॉप्शन ऑफ दैट एक्ट बाय द अदर कन्वर्ट्स द एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो अभी, लेकिन हम इसकी जो एग्जांपल करने वाले हैं उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए सेलर है, उसके पास बल्क ऑफ शुगर पड़ी है। ठीक है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मेरे को इसको चाहिए 20 बैग्स। ठीक है, अब ए क्या कहता है, ए ने 20 बैग्स फिल करे। ठीक है, उसने अप्रोप्रिएशन कर दी। ये क्या है, अप्रोप्रिएशन बाय वन पार्टी। उसने 20 बैग्स भर दिए और साथ के साथ उसने नोटिस दे दिया बी को कि हाँ भैया तुम्हारे 20 बैग्स रेडी हैं। बी आगे क्या कहता है, ही विल टेक देम एज सून एज पॉसिबल। ये उसका असेंट हो गया, उसने हामी भर दी ना, ठीक है मेरे को जब टाइम लगेगा मैं 20 बैग्स उठा लूंगा। ही विल टेक देम एज सून एज ही कैन। तो ये क्या बना, एप्रोप्रिएशन बाय द सेलर दैट इज 20 बैग्स एंड असेंट बाय द बायर इज कि हाँ ठीक है जब मेरे को टाइम लगा आई विल टेक देम। क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो बाय दिस एप्रोप्रिएशन बाय ए एंड असेंट बाय बी, शुगर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बी। अब इसमें एक चीज होती है राइट ऑफ डिस्पोजल। जो सेलर है वो इसके अंदर ना, इसी पॉइंट के अंदर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर भी सकता है या रिजर्व नहीं भी कर सकता। ठीक है, अब रिजर्व करने का मतलब क्या है, जहां पे बायर ने कंडीशन लगा दी, प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास टू द बायर until the conditions imposed by the seller are fulfilled। उसने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया अपने पास कि भैया ये कंडीशन अगर बायर फुलफिल करेगा तभी गुड उसको डिलीवर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है, और नॉट रिजर्व में क्या है, जैसे उसने कैरियर को डिलीवर कर दिया इंटरमीडिएट पार्टी को या बेली को या बायर के किसी पर्सन को, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसे क्या माना जाता है,
इट इज डिलीवरी टू द बायर। उसने कोई राइट रिजर्व नहीं किया कि हाँ अभी डिलीवरी नहीं हो रही, कुछ नहीं है, बस उसने अपनी जिम्मेवारी उतारी और कैरियर को दे दी, इंटरमीडिएट पार्टी को, तू जा बायर को दे दे। वहां पे कोई राइट रिजर्व नहीं कर रहा वो, लेकिन इस केस में वो राइट रिजर्व कर रहा है। अब इसमें दो तरह के केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे वो राइट रिजर्व करेगा। पहला है कि जहां पे गुड्स ना शिप के थ्रू जानी है, सी के थ्रू, वहां पे आपको पता ही है बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है, ठीक है। तो वेयर द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को या शिप के थ्रू गुड्स जानी है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ रेलवे के थ्रू जानी है तो रेलवे रिसिप्ट होती है, सी के थ्रू जानी है तो बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो उसने क्या करा, सेलर ने ऑर्डर डिलीवर तो करना है, लेकिन उसने बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट किसको पकड़ाई है, अपने एजेंट को, ठीक है। एजेंट आगे किसको देगा, बायर को देगा, तब वो डिलीवरी कंप्लीट होगी। अब इसमें एक एग्जांपल देखो, बी ने ऑर्डर करा ए को कि भैया मेरे गुड्स ना आप सी के थ्रू पहुंचाओ, सी में मैंने ब्लू कलर किया है, देखो अच्छा लग रहा है ना, को कहता है सी के थ्रू पहुंचाओ, ठीक है। अब एस ए ने क्या करा, एस टेकिंग अ बिल ऑफ लेडिंग, भैया एस मतलब सेलर है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये रह गया, तो अभी एस को एज्यूम करेंगे सेलर, ठीक है, बी को एज्यूम करेंगे बायर, क्लियर हो गया। अब जो सेलर है ना, सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग लिया इन द नेम ऑफ बी, बायर के नेम पे, ठीक है, और सेंड कर दिया अपने एजेंट को। अब रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए वॉयज में जब जा रहे थे, तो यहाँ पे जो सेलर है, एस स्टैंड्स फॉर सेलर, दैट इज ए, एस को ही लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया था। अभी तो सब कुछ उसके एजेंट के पास है, अभी बी बेचारे तक तो गुड्स पहुंची ही नहीं, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब सेलर को ही उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। क्लियर, वेरी गुड। दूसरा है वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। अब इसमें पॉइंट आ जाता है, सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया अगेंस्ट बायर, ठीक है। उसने क्या करा, बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट के साथ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता होगा कि वो वैलिड कब होता है, पहले तो सेलर साइन करता है, फिर बायर भी साइन करता है कि वो पेमेंट करेगा, तब वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट बनता है ना। तो यहाँ पे सेलर ने अपने साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज भी साथ में भेज दिया। द प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास टू द बायर अनलेस, ध्यान से सुन ला, जब तक बायर अपने साइन करके उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, और उसको बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट भी वापस करनी पड़ेगी, वापस सेलर को भेजनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी उसने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया सेलर ने, उसने साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। अब जब तक बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन नहीं करेगा तब तक गुड्स उसके हो नहीं सकते, ठीक है। बायर ने साइन करा और बायर को बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट जो भी है वो साथ में रिटर्न भी करनी पड़ेगी। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम लोगों के साथ होता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो घर लेके जाते हैं, पसंद आ गई तो रख लेंगे, नहीं पसंद आई तो वापस कर देंगे, सेल और रिटर्न। ये है सेक्शन 24, ठीक है। इस केस में क्या होता है, एक तरह की कंडीशनल सेल है कि आप कंडीशन लगा के आए कि बाई चांस मम्मा को पसंद आ गई या पापा को पसंद आ गई तो रखेंगे भैया, नहीं तो वापस कर देंगे, ठीक है। कहते इस केस में बायर को प्रॉपर्टी कैसे मिलती है। पहली चीज, पहली बात, या तो आपने अपना अप्रूवल दे दिया कि मुझे चीज पसंद है, मैंने रख ली, बायर सिग्निफाइज इस अप्रूवल। दूसरा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो ये बता रहा है कि आपने गुड रख लिया। डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर दी, तो इसका मतलब अगर आपने लेके थर्ड पार्टी को सेल कर दिए तो इसका मतलब आपने रख ली वो चीज, ठीक है। या फिर आपने उसको प्लेज कर दिया किसी थर्ड पार्टी के पास, ये एक्शन भी यही बता रहा है कि आपने गुड्स को रख लिया, ठीक है। तीसरा केस होता है जहां पे बायर ने गुड्स को रिटेन कर लिया विदाउट गिविंग एनी नोटिस ऑफ रिजेक्शन। मतलब मान लो दोनों के बीच में एक टाइम डिसाइड हुआ था कि मेरे को 3 दिन दे दो, 3 दिन के अंदर अगर मेरे को पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अब चौथा दिन आ गया, ठीक है, जो फिक्स हुआ टाइम था वो एक्सपायर हो गया। 4th डे को सेलर तो यही अज्यूम करेगा ना कि आपने उस चीज को रख लिया। और दूसरा है कि जहां पे आप दोनों के बीच में कोई टाइम नहीं फिक्स हुआ था,
लेकिन रीजनेबल टाइम। अब ये थोड़ी है कि 1 महीने बाद जाके कोई चीज वापस कर दोगे। रीजनेबल टाइम यही होता है 4, 5, 6 दिन, कि अगर आपने 4, 5 डेज उनको कोई जवाब नहीं दिया तो सेलर यही मानेगा कि आपने गुड को रख लिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो। रमा है सेलर, ठीक है, उसने ना बबीता को ज्वेलरी दे दी। अब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली बबीता नहीं है, ठीक है। हाँ, बबीता को उसने क्या करा, ज्वेलरी दे दी, ठीक है। अब बबीता को ज्वेलरी किस बेसिस पे दी, सेल और रिटर्न। बबीता कहती भैया मैंने तो अपने हस्बैंड को दिखानी है घर जाके, अगर उनको पसंद आई तो मैं रखूंगी, नहीं तो नहीं रखूंगी, ठीक है। अब बबीता ने आगे क्या करा, बबीता प्लेजेस इट विद दयाबेन। बबीता सुन के नाम आया था ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, तो इसलिए मैंने आगे के कैरेक्टर भी ले लिए, दयाबेन। फिर आपको अच्छे से याद रहेगा कि मैम ने क्या पढ़ाया था। तो बबीता ने क्या किया, बबीता ने दयाबेन को प्लेज कर दी वो ज्वेलरी, ठीक है, और दयाबेन ने वो गुड फेथ में ली, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, दयाबेन ओनर बन गई गुड्स की। अब जो रमा है, रमा जो है वो ज्वेलरी रिकवर नहीं कर सकती अब, क्योंकि बबीता का ये एक्ट बताता है कि उसने चीज को रख लिया। सेल और रिटर्न थी ना, अब ये सेल का केस बन गया, रिटर्न तो उसने करी नहीं, सेल का केस बन गया। अब रमा जो है वो ज्वेलरी तो रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन रमा उससे प्राइस रिकवर कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसी तरीके से आप अपने पेपर में प्रेजेंट करिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए और थ्योरी गुरु का नाम रोशन करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।